10th क्लास में हमारे साथ में एक कन्या पढ़ती थी और मेरी उम्र बड़ी छोटी सी थी। तो कहने लगी कि पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं लगता है, क्या क्या भविष्य है, तुम क्या करने वाले हो। तो मैंने जो पहली 4 लाइनें लिखी थी वो मतलब उस समय आने के हिसाब से ठीक थी। मैंने कहा मुझे मौका तो दो, मुझे मौका तो दो, मुझे समझ जाने दो, मुझे मौका तो दो, मुझे समझ जाने दो। तुम न बदलो साथी, जमाने को बदल जाने दो। तुम न बदलो साथी, जमाने को बदल जाने दो। वादा करता हूँ मेरी मुमताज़, तुझे ताजमहल दूंगा, धीरज रखो, मुझे शाहजहां तो बन जाने दो। ये उस समय का था। फिर कॉलेज में आए और जिसको मतलब मुंह से व्यक्त ना कर पाए आदमी, वो बड़ा गूढ़ प्यार होता है। और ख़ास तौर से जब बाप एकदम कसाई किस्म का हो लड़की का, तो आप दुविधा में रहते हैं, तो ना बोल पाना और ना बता पाना। ऐसी मना स्थिति में जब चलता है आदमी, क्योंकि पिताजी उनके जो थे लड़की के, घर में वाइट वॉश करवा ली और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फरसा निकाला, गुड़िया फरसा पकड़ा, साले की गर्दन काटूंगा। अब ऐसी लड़की से आप इश्क कर लो तो गर्दन कटने का 24 घंटे डर रहता था दिमाग। तो आप ये समझिए कि आज तक उस कन्या से बात नहीं हुई कभी, बस शेर शायरी लिखता रह गया मैं। तो बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका, बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका, काम करो वही जिसमें हो प्यार उसका। रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर, रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर, मुझे जब तक इंतज़ार हो उसका। देने दो हजार हजार दस्तक लोगों को, देने दो हजार हजार दस्तक लोगों को, बस वही दस्तक सुनो जिसमें अंदाज हो उसका, बस वही दस्तक सुनो जिसमें अंदाज हो उसका। बटोर लाओ उन तमाम राहों की वो धूल जाकर, बटोर लाओ उन तमाम राहों की वो धूल जाकर, जहाँ जहाँ कदम पड़ा हो उसका। बिछा दो उन तमाम राहों में फूल जाकर, बिछा दो उन तमाम राहों में फूल जाकर, जहाँ से आना जाना हो उसका। ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो उसका। उस लाइन को पढ़ो 100 दफ़ा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उस लाइन को पढ़ो 100 दफ़ा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उसका। इंसान तो क्या मैं खुदा को माफ़ ना करूं, इंसान तो क्या मैं खुदा को माफ़ ना करूं, अगर खुदा भी नाम ले अपनी जुबान से उसका है। पर ये मेरी उस ज़माने की है जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था। सर ये बताएं कि वो फर्स्ट ईयर कौन से ईयर में था? 76। बस तो फिर वो उस ज़माने की बात अलग है, अब आते हैं इसमें। 1976 है ना। और अब जब बड़ा हो गया हूँ तो मेरे बीच में लिखने का जो गैप हुआ वो तकरीबन 38 साल, 38 ईयर। हाँ, व्यवसाय में, काम में, धंधे में, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें की, कबाड़ी बन गए एक प्रकार के। पर अब मेरे को जो चीज़ समझ में आ रही है वो मैंने देखिए लिखा है कि जो पागल है, जो पागल है दीवाना है, जो पागल है दीवाना है, सिर्फ वही इंसान है। जो पागल है दीवाना है, सिर्फ वही इंसान है, बाकी जो हैं कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। जो पागल हैं दीवाने हैं,
बस वही लोग इंसान हैं। जो पागल हैं, दीवाने हैं, बस वही लोग इंसान हैं। बाकी जो हैं कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, है ना। तो अब बहुत दिन के बाद जब आदमी कोई चीज़ लिखना चालू करता है तो कितना अच्छा लिख पाएगा वो आप लोग मतलब देखिएगा कि मेरे से बनता क्या है, मैं क्या कर पाता हूँ। ये आज मैंने इसमें इंस्टाग्राम में डाला था, जहाँ हूँ जैसा हूँ वैसी कहानी हूँ, जहाँ हूँ जैसा हूँ वैसी कहानी हूँ, कहीं शबनम कहीं आंसू कहीं पानी हूँ, है ना। तब इन हालातों में जैसा हूँ वैसा हूँ। और मैं सुना रहा हूँ, कोई भी दुश्मन नहीं है इस जहान में मेरा, कोई भी दुश्मन नहीं है इस जहान में मेरा, ये वहम है पर इसको भी पाले हुए हूँ। कोई भी दुश्मन नहीं है इस जहान में मेरा, ये वहम है इसको भी पाले हुए हूँ। कब तलक जिंदा रहूँगा ये नहीं मालूम, कब तलक जिंदा रहूँगा ये नहीं मालूम, आस्तीनें सिलवा रखी हैं सांप भी पाले हुए हैं, आस्तीनें सिलवा रखी हैं सांप भी पाले हुए हैं। तुम राधा कृष्ण की भक्ति हो, जो नंबर आता जाएगा सुना दूंगा मैं। तुम राधा कृष्ण की भक्ति हो, तुम अनुभव की अभिव्यक्ति हो, तुम राधा कृष्ण की भक्ति हो, तुम अनुभव की अभिव्यक्ति हो, तुम बाहर तो मेरी दुनिया हो, तुम अंदर हो तो मेरी शक्ति हो, तुम अंदर हो तो मेरी शक्ति हो। जो आज कहीं से हाथ लगा है, जो आज कहीं से हाथ लगा है, वो कल हाथों से छूटेगा भी। जो आज कहीं से हाथ लगा है वो कल हाथों से छूटेगा भी। सीने में पत्थर है तो बात अलग है, सीने में पत्थर है तो बात अलग है, पर दिल है तो टूटेगा भी। सीने में बात अलग है, पत्थर है तो टूटेगा भी। दर्द गम को जश्न बनाने के लिए, दर्द गम को जश्न बनाने के लिए हम लतीफ़े सुनाते हैं हंसाने के लिए, हैं? दर्द गम को जश्न बनाने के लिए हम लतीफ़े सुनाते हैं हंसाने के लिए। जख्म है तो छुपा कर रखिए, जख्म है तो छुपा कर रखिए। लोग सुई रखते हैं चुभाने के लिए, लोग सुई रखते हैं चुभाने के लिए। अरे समंदर के बारे में क्या कहता है, अरे समंदर के बारे में क्या कहता है, इन आँखों में भी एक समंदर रहता है। अरे समंदर के बारे में क्या कहता है, इन आँखों में भी एक समंदर रहता है। सारे दुश्मन बन जाते हैं जब भी कोई, सारे दुश्मन बन जाते हैं जब भी कोई सबके आगे महफिल में सच कहता है। अरे समंदर के बारे में क्या कहता है। वो अपने दर्द छुपाता बहुत है, वो अपने दर्द छुपाता बहुत है, जब मिलता है मुस्कुराता बहुत है। तो मुस्कुराता बहुत है। दर्द अपना भुला सको तो भुला के देखना, दर्द अपना भुला सको तो भुला के देखना। आंसू अपने छुपा सको तो छुपा के देखना। आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है, आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। कभी रोने का मन करे तो मुस्कुरा के देखना, कभी रोने का मन करे तो मुस्कुरा के देखना। महफिल से उसकी यूं मायूस हो के लौटा हो जैसे कोई जुआरी हार के। महफिल से उसकी यूं मायूस हो के लौटा हो जैसे कोई जुआरी हार के। प्यार को मेरे सब देखें तिरछी निगाह से, जैसे हम कहीं से लाए हैं कुछ लूट मार के। महफिल से उसकी यूं मायूस हो के लौटा हो जैसे कोई जुआरी हार के। प्यार को मेरे सब देखें
तिरछी निगाह से, जैसे हम कहीं से लाए हैं कुछ लूट मार के। अमृत नहीं मिलेगा, अमृत नहीं मिलेगा, मैं देख रहा हूँ। अमृत नहीं मिलेगा, मैं देख रहा हूँ, विष पी के जीना सीख रहा हूँ। अमृत नहीं मिलेगा, मैं देख रहा हूँ, विष पीकर जीना सीख रहा हूँ। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर टूट रहा हूँ। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर टूट रहा हूँ। कितनी दूर चले हैं तन्हा तन्हा, कितनी दूर चले हैं तन्हा तन्हा, कितना और चलूँगा सोच रहा हूँ। अभी बचा है, अभी बचा है, टूट न जाए रिश्ता कोई। अभी बचा है, टूट न जाए रिश्ता कोई, संबंधों का ताना बाना जोड़ रहा हूँ। वो नीचे की तरफ आजकल देखता भी नहीं है। वो नीचे की तरफ आजकल देखता भी नहीं है, जो कांधे पे पैर रख के ऊपर को चढ़ा है। मुश्किल से मैंने खुद को संभाल रखा है, मुश्किल से मैंने खुद को संभाल रखा है कि तुम मेरे हो, ये वहम पाल रखा है। और पहले से निकाल के बैठना चाहिए, तो मेरे दिमाग में नहीं आता कुछ भी, और बात में थोड़ी सी देर लगती है। क्षमा करें, कटिंग कर लेना उसको। कौन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। और याद के बारे में ये काट देना, मैं जो बोल रहा हूँ याद के बारे में, मैं भूलने की आदत में, एक छोटा सा मेरे साथ में ऐसा समय आ गया कि मेरी विवाह की स्टोरी तो मैं अब नहीं सुनाऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल अपहरण हुआ और विवाह हुआ, और ये खतरनाक, बहुत खतरनाक है। हुआ और विवाह हुआ, ये जरा खतरनाक। हाँ, तो मैं, और मतलब मेरे साथ ऐसी घटनाएं कैसी होती हैं कि मतलब मैंने ग्वालियर से एक फ़ोन आया, मैं ग्वालियर में मेरी ससुराल है, और मेरी बीवी बच्चे यहीं दिल्ली में थे, और मैं विज्ञान भवन में। इंटरनेशनल समिट थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। तो फ़ोन आया कि ग्वालियर जाना है इमीडिएट, और वहाँ किसी की तबीयत ख़राब है, माँ की। तो मैंने पत्नी को बोला कि आप बच्चों को लेके सीधा स्टेशन आओ, मैं स्टेशन पे मिल जाऊंगा। और हम दोनों स्टेशन, जीएम ने कहा कि आपका टेलीग्राम भी आया हुआ है, आप मिश्रा जी जाइए। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था 83 में। तो मैं विज्ञान भवन से स्टेशन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे फादर स्टेशन पहुंच गए, मिल गए गेट पर। मैंने कहा आप लोग प्लेटफॉर्म पे चलिए, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे न्यू दिल्ली में। और मैं टिकट ली 5, और टिकट ले करके, जैसे भूलने की आदत है, जीने चढ़ते 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 भूल गया, और ट्रेन खड़ी थी, फट से बैठ गया जाके और चला गया ट्रेन में। ट्रेन साहब मथुरा, ये फरीदाबाद, बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा जाके वो रुकी, पहला स्टॉपेज था, वहाँ टीटी चढ़ा, और उसने टिकट मांगा। मैंने टिकट दिखाया, कह रहा साहब आपकी 4 सवारियाँ का। हमने कहा वो तो स्टेशन पे ही रह गई, और दिल्ली स्टेशन पे रह गई। अब आप सोचो कि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका पिता क्या सोच रहा होगा कि टिकट लेने के बाद आदमी अपहरण। मेरे फादर चिल्ला रहे उसके ऊपर, पुलिस को कंप्लेंट करिए, अभी एफआईआर दर्ज कीजिए, मेरा बच्चा अभी यहाँ पे था और नहीं मिल रहा है, तो गायब हो गया है। तो उन्होंने कहा साहब आपका बच्चा कितना बड़ा है? तो बोले विज्ञान भवन में ऑफिसर है। आपका बच्चा जो है विज्ञान भवन में। बोले मेरा बच्चा विज्ञान भवन में। तो बोले साहब बच्चा अगर विज्ञान भवन में सर्विस करता था तो बच्चा क्यों बोल रहे हो उसको? और आजकल ऐसे नालायक औलाद हो गई है कि माँ बाप को इसी तरह स्टेशन पे और हवाई अड्डे में छोड़ के चली जाती है। उनमें से एक आपका बच्चा है। पिताजी को और गुस्सा आ रहा है उसको, पर ये मतलब एक बिल्कुल सच है। और वो टेलीग्राम क्यों आया था कि उससे पहले एक टेलीग्राम और आया था कि माँ सीरियस हैं। तो मैं माँ के चक्कर में सीधा ग्वालियर पहुंचा, 7 बजे ग्वालियर उतरा। धुंध, अंधेरा, जैसे हॉरर मूवी में कोई खतरनाक सीन आता है, म्यूजिक और ये सब कुछ ऐसा दिमाग में। माँ सीरियस है, मेरी उम्र कम है, शादी नहीं हुई थी उस समय। तो मैं धीरे धीरे अपनी गली की तरफ बढ़ा रेलवे स्टेशन के बाद।
तो आप तो स्टोरी ऐसे सुनाते हो तो मतलब मैं उतना बढ़िया परफॉर्मर नहीं हूँ। तो मैं गली के पास पहुँचा, कुत्ता भी रो दिया, लाइट भी ख़राब, बारिश भी हो रही, मेरे को लग रहा मेरी माँ बीमार है और बचेंगी कि नहीं बचेंगी। सब अंदर घुसे तो भीड़ बहुत सारी, भीड़ देख के मैं डर गया कि कुछ हो गया मम्मी को मेरी। अंदर पहुँचा तो बहुत भीड़ थी। एक सज्जन ऐसी मूँछों वाले बैठे हुए थे, बंदूक टांगे हुए, वो खड़े हुए, बोले आइए महाराज आइए। अंदर पटा बिछा रखा था, बोले इस पे बैठिए। फटाफट तिलक की तैयारी हो रही थी कि शादी करना है इनकी। और ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, ये सत्य। मुझे मेरे शादी के बारे में नहीं बताया गया था। हाँ, बस लड़का देख लिया था उन्होंने और मुझे बुला लिया था। आपने सारे परिवार को पीछे छोड़ दिया, खुद पहुंच गए। नहीं, वो बालिका नहीं, वो नहीं, ये दूसरी घटना है। दूसरी बार जब टेलीग्राम आया था कि मदर सीरियस है आपकी, तो इमीडिएट आओ, और वहाँ उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया था। लड़की नहीं देखी, लड़की से बात नहीं की, और मतलब कुछ नहीं। तो वो भाई साहब जो बैठे हुए थे, मेरी बड़ी बहन को मैंने कहा ये आप लोगों ने क्या किया? बोले ये 1 महीने से चल रहा है, वो रोज़ आती है इनकी भाभी और हमको 1 रुपए का सिक्का चांदी का देती हैं, कम से कम 20 सिक्के दे चुकी हैं। तो मतलब वो सब बिके हुए थे अब हमारे घर के लोग। पूरा घर मतलब ये धोखा हो गया हाँ बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। 1 सिक्का देना, 1 सिक्का चांदी का, और वो देती थी, और उन्होंने 20 सिक्के मेरी बड़ी बहन को दिए, मम्मा को दिए, बाकी बच्चों को दिए, बहुत पैसा वो दे चुके थे। इतना दबाव में ले लिया था। और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर हैं, उनका सब क्लिनिक है ग्वालियर में। वो दबाव में इसलिए आ गई कि वो कह रही थी आए दिन साले गुंडे बदमाश आ जाते हैं, इलाज कराते हैं, पैसे नहीं देते, और ये लोग जो गुंडे ही हैं। अब ये अगर रिश्तेदार हो गए तो सब खत्म हो गए, हम भी दादा हो गए ना, बदमाश हो गए। अब मैं शरीफ आदमी, ग्वालियर में मेरा रिश्ता कर रहे हो, मैंने कहा यार, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला कि यार भी तो गुंडे बदमाश है। कल बोले मिश्रा जी आपके शहर में इतनी इज्जत हो जाएगी कि आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं। अरे मैंने कहा उनके घर की लड़की की तरफ कभी मैं आंख उठा के देखूंगा कि नहीं देखूंगा। ये वो सुनाई थी ना राजू श्रीवास्तव में। नहीं अच्छा मैं भी बहन मान लेता हूं भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये मेरे साथ हुआ है। अब जब समय अब बोर हो तो 1 मिनट के अंदर बताना, मैं बंद कर दूंगा, आगे बढ़ दूंगा। नहीं तो मैं सब उससे ना मना कर दिया मैंने कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो बड़े भाई उनके लड़की के और भाभी मेरे को सड़क पर ले आए, बोले आइए मिश्रा जी यहाँ बैठिए, अपन बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो मेरे पास कुछ नहीं था ऐसा बोलने के लिए कि मैं क्या बहाना बनाऊँ। तो मैंने कहा भाई साहब, भाभी, मेरा कुछ इमोशनल कनेक्शन है किसी के साथ। सभ्य भाषा में मैंने उनको समझाया कि कुछ है मेरा ऐसा, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी बहन के साथ विवाह करूं, और मैं भूल भी नहीं पाऊंगा उसके खत, और ये सब उसका लिख चुका था मैं उस ज़माने में। तो बोले महाराज जरा सी बात है ये तो, अरे वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, आप करिए विवाह। अरे मैंने कहा इनकी सगी बहन है, आदमी बता रहा है कि दूसरे से चक्कर है, वो करे वो ठीक है करो। अच्छा आप इसके आगे जो है वो बड़ी खतरनाक बात थी ना। तो उन्होंने कहा कि आप तो करो। तो मैंने उनकी पत्नी को बोला कि आप कैसे अपनी नंद की शादी ऐसे लड़के से करो जो किसी और को प्यार करता है। बोली ये मानेंगे नहीं, इनके खुद 2-4 चक्कर थे। इनके दो चार चक्कर थे, और जब ये मतलब इनको हमारे पास है तो बोले मिश्रा जी समय सबको ठीक कर देता है यार, मैंने आपको पसंद कर लिया, हमारे परिवार को पसंद हो आप, और ये विवाह हम होगा। तो मैंने कहा मेरी 2 छोटी बहनें, उनका विवाह पहले करूंगा। तो बोले आप लड़का देख लो, हम करवा देंगे। तो मैंने कहा अगर वो लड़के नहीं माने, कहीं जैसे हम आपको मना रहे हैं उनको ही मना लेंगे। मतलब उनने मेरे हाथ पैर बांध दिए बिल्कुल इस तरीके से कि आप शादी हुई। हाँ, फिर वो जिसने हमने लड़का देखा था बताया यहाँ पर है। ये 2 लोग चले, उन्होंने कहा कि जी ये मेरे बहनोई साहब हैं, इनकी 2 सिस्टर हैं, ऐसे ऐसे शादी करना है। 1 मिनट के लिए उन्होंने नहीं मना किया, क्योंकि उनको मना करने का क्या, वो तो मेरे को रात को घोड़ा नहीं मिला था, बारात में जो दूल्हा बैठता है ना, नहीं मिल रहा था, और वो मेरे घोड़े वाला बीमार हुआ या क्या हुआ पता नहीं। तो वो उसने हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांग ली, पैर पड़े लिए। तो साले साहब ने कहा कि बारात जा रही थी, दूसरे बाराती को उतार के घोड़े को ले आए। अब उसके साथ लड़ाई हो रही है यार, उसके साथ लड़ाई हो रही है कि कैसे। अच्छा अब आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे देखने कौन आया था दिल्ली में कि मैं उनका इतना पसंद आया।
मुझे एक सज्जन आए, मैं विज्ञान ये चाणक्यपुरी दिल्ली में D2 फ्लैट्स बने हुए हैं, राजदूत वगैरह के फ्लैट्स हैं, तो मुझे भाग्य से वहीं रहने को मिला था। तो D2 फ्लैट में मैं रहता था और मेरी उम्र कम थी, मैं उस लायक नहीं था, मैं IAS ऑफिसर नहीं था, कहीं का राजदूत नहीं था, पर मेरे एक परिचित थे, उन्होंने कहा तुम आए हो पवन तो यहाँ रहो, मेरा फ्लैट खाली है। तो D2 फ्लैट 266 नंबर की चाबी मेरे पास थी, मैं और मेरे बड़े भाई रहते थे। मेरे जो मैनेजर थे वहाँ, ओए मिश्रा इधर आ, कहाँ रहता है? तो मैंने कहा चाणक्यपुरी में। तो कह रहे सर्वेंट क्वार्टर में। तो जो उनके GM थे ना, बोले तू साले सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, ये पूछ इससे, बताओ मिश्रा जी कहाँ रहते हो? मैंने कहा 266 नंबर। कह रहा फ्लैट में रहता है। तो मैंने कहा जी उस फ्लैट के साथ 2 सर्वेंट क्वार्टर हैं और उनमें 2 लोग और किराए पे रहते हैं, पर मैं मतलब D2 फ्लैट के ओनर हूँ, वहाँ पर रह रहा हूँ इस मालिक की हैसियत से। तो मतलब वो मेरे पास जगह थी। तो अचानक एक दिन बेल बजी D2 फ्लैट की, मैं घर पे था, मैंने दरवाज़ा खोला तो एक जेंटलमैन खड़े, काला चश्मा। अब काला चश्मा होता तो अपन समझ जाते हैं कि या तो ब्लाइंड है या कुछ, तो वो ऐसे करके कान से सुन रहे थे। कौन? तो मैंने कहा जी मैं आपको किससे मिलना है? बोले ये पवन मिश्रा जी का घर है। मैंने कहा जी। हाथ बढ़ाया उन्होंने, आई एम अजय दीक्षित। तो मैंने कहा कि किससे मिलना है? बोले आप ही से मिलना है। तो वो अंदर ले आया और हाथ मेरा उन्होंने पकड़ा, भाई साहब ब्लाइंड आदमी, यहाँ से हाथ सर का, यहाँ उन्होंने कंधे पे पहुँच गए और सिर तक उन्होंने ऐसे फेर लिया हाथ, और एक हाथ से ये कान देख लिया, और उसके बाद बगल में खड़े हुए नापा उन्होंने अंधे ने। बोले आप मेरे से लगता है 2-3 इंच बड़े हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने अंदाजा लगा लिया 5 फीट 8 इंच का आदमी या 7 इंच का है, और आंखें वाँखें टटेल चुके थे, बाकी मेरे से बातचीत कर ली। और एक दिन पहले वो विज्ञान भवन पर ब्लाइंड थे, वो अंधे, जो लड़का सिलेक्ट कर गए थे। वो अंधे आदमी थे, वो मुझे सिलेक्ट कर गए और उन्होंने आगे स्टोरी कर दी कि ये लड़का बढ़िया है, और मैंने सब पता कर लिया, जॉब भी पक्की है, विज्ञान भवन में है, अच्छी पोजीशन में है, फ्लैट में रहते हैं, और उनकी हाइट ये है, उनकी आंखें हैं, सब कुछ बता दिया उन्होंने। यार अंधे आदमी ने सिलेक्ट करा मुझे। अब मैं आप लोगों को ये लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे को लेट क्यों होता हूँ मैं हर जगह? जेब में वो कर दिया, मैप डाल दिया, और फिर मैप लेके बाइक में चलता हूँ। कार में चलाता नहीं हूँ, कार घर में 2 हैं हमारे पास में, पर ना मैंने सीखी और ना मैंने चलाई कभी। बाइक से ही आता हूँ, पूरी ज़िंदगी यहाँ दिल्ली में नौकरी करने के बाद बाइक रहा, वो मुझे सूट करती है, तो ये देख नहीं पाता हूँ मैं। और रेड लाइट पे जब रुकता था तो ये मोबाइल यहाँ रख लेता था। पहाड़गंज में एक दिन जेब कतरे ने पीछे से गाड़ी पकड़ ली और उसने मोबाइल निकाल लिया एक आदमी ने। अब मेरे का आगे लगा तो वो कोई नहीं था, और पीछे देखा तो वो लड़का लटका हुआ था कैरियर में। तो मैंने बोला भाई क्या है? कह रहा मेरी टांग फंस गई है। मैंने उसकी टांग वांग देखी, फंसी तो नहीं थी, और वो छोड़ के ऐसे फुटपाथ पे बैठ गया। 2 आदमियों ने बोला कि आपका मोबाइल ले गई है। जेब कतरे हैं, एक पीछे से खींचता है, एक आगे ले जाता है, जब आपकी गर्दन पीछे जाती है तो। अब मैंने घर में लैंडलाइन से फ़ोन किया और मैंने बोला मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, रिपोर्ट करा दूँ? तो उन्होंने कहा नहीं अब रिपोर्ट मत कराओ, अब सीधे आ जाओ घर। बेटे ने ऑनलाइन फिर ऑर्डर कर दिया। दूसरे दिन तीसरे दिन एक नया फ़ोन आ गया, और वो लेके मैं सिद्दीपुरा की तरफ गया, फिर निकाल लिया उसने। और इस बार जब निकाला तो वो मेरी बाइक से टकराया आदमी, जान के, मतलब पैदल चल रहा था और उसके यहाँ पे धूल लग गई गाड़ी की। तो उसने झाड़ा, फिर मेरी तरफ गुस्से से देखा, बोला अंकल जी आपको दिखाई नहीं पड़ता आपने मेरे पैर? तो मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम ही टक्कर के निकले हो, रेड लाइट में खड़ा हूँ। तो वो पास में आया, कह रहा साहब आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका मैं कुछ बुरा नहीं कर सकता, अदरवाइज। तो मैंने कहा अदरवाइज क्या करते? कह रहा जवान होते ना तो ऐसे कॉलर पकड़ा उसने और इस हाथ से फिर निकाल लिया उसको। और उसके जब वो चला गया तब वो रेड लाइट उसके आपका मोबाइल चला गया। फिर मैंने फ़ोन किया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो बेटे ने कहा मम्मी से कि पापा को कुछ मत बोलना, मैं फिर एक मोबाइल बुक कर देता हूँ। पर कहने लगी पापा इस बार उससे चोर से पूछ लेना कि कौन से ब्रांड का चाहिए है। बहुत यार जिंदगी इस तरह से। अब मैं क्या बताऊँ यार, मेरे साथ में ना जो हादसे होते हैं जीवन में, आप लोग तो खैर ये स्टोरी बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो मुझे कभी मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला। पर ऑफिस के मंच पे मुझे जब भी कोई बुलाता था कि बुलाओ, तो कहीं एक हमारी जो HR चीफ थी वो कहा करती थी कुछ अपनी बात सुना दो मिश्रा जी, पत्नी की सुना दो।
अब पत्नी की बात मैं कहाँ से सुना दूंगा, कहाँ से गढ़ूंगा, कैसे बढ़ूंगा। मेरे साथ सब हर घटना सत्य होती है, मैं एक भी घटना आपको काल्पनिक नहीं सुना रहा हूँ। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ना तो काल्पनिक कोई घटना नहीं सुनाता, और काल्पनिक बोल रहा हूँ बार बार। मेरी पत्नी का नाम है कल्पना। लो भाई, ये भी एक कोइंसिडेंस। हाँ, तो क्या हुआ, आपने सुना कि एक बार सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट, है ना। वो 3 हुए थे लगातार। मैं विज्ञान भवन से आया, मैंने फटाक से अपने जूते उतारे और टेबल पे रखा, मोबाइल ऑन किया और टेंशन में था। बेटा मेरा पानी लाके उसने मुझे दिया, मैंने पानी पिया। मैंने कहा मम्मी कहाँ गई? कहने लगा सरोजनी नगर गई। और रेडियो टीवी ऑन किया, उसमें खबर, पर ऑडियो नहीं आई थी, ऑडियो आ रही थी, वीडियो नहीं थी। पहले ऐसे ही होता है ना, जब घटना घटती है तो सिर्फ बताते हैं कि ऐसा हुआ, बाद में पत्रकार पहुंचते हैं। भैया उसमें आ गए कि सरोजनी नगर बम ब्लास्ट। तो मैंने कहा कहाँ गई तुम्हारी माँ? कहने लगी कि सरोजनी नगर। तो मैंने कहा वहाँ तो बम फट गए यार 6-7, और काफ़ी सारी भगदड़ मच गई है। और थोड़ी देर में वो दूरदर्शन वो लोग पहुँच गए और वीडियो शुरू हो गई। अब धुआं, सामान फैला, लोग बिखरे हुए, सामान उथल पुथल, पुलिस दौड़ रही है, लोग भाग रहे हैं, सब दिखा रहा है कवरेज। आप लोगों ने देखी हो, याद हो तो ऐसा हुआ। अब मैं एकदम घबराहट मुझे होने लगी। मैंने कहा यार फ़ोन मिलाओ मम्मी को। और उस ज़माने में सब पैसा लगता था, जब आपकी इनकमिंग हो और आउट गोइंग दोनों का लगता था। बिल्कुल लगता था। तो फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। मैंने कहा यार जो महिलाएं, पुरुष, आदमी, बच्चे फैले हुए हैं सामान, इनमें देखो तुम्हारी माँ तो नहीं दिख रही कहीं। तो उसने कहा, हमारे बगल में जोशी जी थे, वो आया, बोले आप बिल्कुल परेशान ना हो, शांत, पापा को पानी पिलाओ। पानी पिलवाया, बोले आप परेशान ना हो, भाभी जी को कुछ नहीं हुआ। अरे मैंने कहा भगवान करे कि कुछ ना हो, पर देखो कैसे फैला हुआ है सब सामान, और लोग कितने मरे होंगे पता नहीं। थोड़ी देर में फ़ोन जाना बंद हो गया। अब बेल नहीं जा रही है, और चिंता बढ़ गई। तो वो बोले कि चिंता मत करिए, जब बम ब्लास्ट होते हैं तो हमेशा जैमर लगा दिए जाते हैं कि अफवाहें ना फैलें और पुलिस उसको टेक ओवर कर ले। बस फ़ोन नहीं जा रहा। मैंने कहा यार चलो, थोड़ी देर में न्यूज़ चालू हुई। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री। वो कहती हैं शीला दीक्षित कि वहाँ घायल लोगों को 50,000 और मृतकों को 4 लाख केंद्र राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मैंने कहा यार मजाक करते हैं, बीवी किसी की मर जाए उसको 4 लाख रुपए देंगे? अब मरी नहीं है अच्छा दिमाग। मैंने कहा कि यार बीवी मर गई या किसी की, मतलब बोले जोशी जी बोले आपकी कहाँ मर गई यार, तुम परेशान हो रहे हो बिना मतलब, मैं पता नहीं क्या उल्टा सीधे वो। तो मैंने कहा ये 4 लाख का मुझे लग रहा है, जिसकी भी मरी होगी उसको 4 लाख से क्या मतलब होता है यार, सरकार कैसे सोचती है। थोड़ी देर में खबर आई केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए। मैंने कहा 9 लाख रुपए दे रहे हैं। कविता तो सुना नहीं रहा हूँ यार, और तुम लोग कविता से अच्छी तो कहानी लग रही है। तो वो ये बहुत हैं, उन्होंने ना 5 लाख और 4-9। अब मैंने कहा जोशी जी हम सरोजनी जाएंगे। तो बोले आपने आगे सुना है वो रास्ते बंद कर दिए हैं, वहाँ किसी को नहीं जाने देंगे, जो भी मृत होंगे या लोग होंगे घायल होंगे हॉस्पिटल सफदरजंग और ऑल इंडिया जा रहे होंगे, आपको जाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, चलो आकाश बैठो बेटा बाइक में, चलो अपन चलते हैं। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, फिर बुलाऊँ, फ़ोन मिलाओ। अब फ़ोन मिलाया, फ़ोन की बेल जा रही है। अब बेल जा रही है, उठ नहीं रहा। तो मैंने कहा यार वो कहीं पड़ी होगी, फ़ोन कहीं पड़ा होगा, कौन उठाएगा फ़ोन, मुझे जाना है। फ़ोन कट गया सब। फिर दोबारा किया, फिर फ़ोन पूरा बजा, फिर कट गया। जोशी जी ने लगाया, पड़ोसी ने। अब फ़ोन गया और धीरे धीरे फ़ोन की बेल जो है बिल्कुल दरवाजे पर तक गई। तो जीने से ऊपर से देखा, फर्स्ट फ्लोर से हमारी पत्नी 8-10 थैलों में सामान लिए ऊपर उनके। मैं एकदम कुर्सी पे चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मैं उस बात से पहले यार 9 लाख टेंशन भी तो थी सरदार जी की नहीं था। अब मैं कुर्सी पे बैठ गया। अब मेरी पत्नी आई, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा वो गिलास लिए हुए हैं, हाथ में पकड़े हुए, जोशी जी मेरे कंधे के पास खड़े हुए। बोले भाभी जी आपकी वजह से ये भाई साहब की तबीयत खराब हो रही थी, ये भाग रहे थे और मैंने इनको रोका कि भाभी जी को कुछ नहीं हुआ। तो वो आई फटाफट, उसने कहा कि पसीना वसीना पोछा, बोले कि आप अब मैं आ गई हूँ,
आप अब परेशान क्यों हैं? तो मैंने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा क्यों परेशान हूँ। तो उसने मेरे पसीना वसीना पूछा, पानी पिलाया अपने हाथ से और बोले कि आप बताइए क्या हुआ। तो मैंने कहा यार वहाँ बहुत लोग मर गए हैं और तकलीफ में हैं, छत विच्छित हो गए, मेरे को उसकी बड़ी घबराहट हो रही है। तो बोली पर आपका क्या नुकसान हुआ, मैं तो आ गई ना। तो मैंने कहा यार तुमको क्या बताएं क्या नुकसान हुआ। वो भी शॉपिंग बैग के साथ। सबसे बड़ी बात ये है, लास्ट भी हो गया। अच्छा, शॉपिंग बैग। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो सब चल के जब मैंने उससे पूछा कि तुमको नहीं पता लगा कि बम ब्लास्ट हो रहे हैं? कह रही हमें नहीं पता भैया, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए। मैंने कहा सरोजनी नगर में हुआ, पहाड़गंज में हुआ, निजामुद्दीन में हुआ। कह रही मैं इन तीनों जगह में से कहीं नहीं गई। तो मैंने कहा कहाँ गई थी? कहीं करोल बाग गए थे। तो हमने कहा यार ये भी तुम ना हमेशा जहाँ बोल के गई हो वहाँ नहीं गई। नहीं, दिल की फीलिंग समझे कि इनके दिल में फीलिंग क्या चल रही है। तो ऐसा, अरे ऐसे मेरे पास बड़े सारे किस्से हैं यार। तो वो ऑफिस में एक ही काम रहता था विज्ञान भवन में कि मिश्रा जी आज इसकी विदाई है यार, एक बीवी का कोई किस्सा सुना दो।